गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यस तो दोस्तों एक बार फिर हम बने हुए हैं एक नए विषय के विश्लेषण के साथ, जिसको आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इससे लिखा है प्रो कपिल कुमार जी ने, प्रोफेसर हैं। और जो बात करेंगे हमें चीन को सबक सिखाने का समय, आखिर ऐसा क्या चीज़ फिर आ गया जो हम चीन को सबक सिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ऐसा कई बार इससे जुड़े कई विश्लेषण आपने पढ़ा है, जिसमें सीधा सीधा कई देशों ने आरोप लगाया कि चाइना के द्वारा ही कोविड को बनाया गया या फिर SARS-CoV-2 को बनाया गया है। ये एक तरह से जैविक हथियार है और मानव सभ्यता को मिटाने का प्रयास या शत्रु देश को मिटाने, भयभीत करने, उसे तहस नहस करने के उद्देश्य के लिए ही बनाया गया है। ऐसा तमाम तरह की भ्रांतियाँ कहें या वास्तविकता कहें निकल कर सामने आ रही हैं। और कई देश तो ऐसे हैं जो एक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तरह से चाइना जैसे देश का बहिष्कार होगा, उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं आज क्या हुआ है। तो यहाँ पर लिखा, आज पूरा विश्व चीन से प्रताड़ित है और उत्तर कोरिया, तुर्की एवं पाकिस्तान को छोड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई चाहता है। तो आप देख सकते हैं चीन से प्रताड़ित है और उत्तर कोरिया, तुर्की एवं पाकिस्तान को छोड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई चाहता। तो ऐसे कुछ गिने चुने 2-3 देश ऐसे हैं जो एक्चुअली में कार्रवाई नहीं चाहते हैं, या फिर वो अंदर ही अंदर कार्रवाई चाहते हैं, पर वो खुलकर समर्थन नहीं करना चाहते हैं उन देशों का जो चाहते हैं कि इसकी आलोचना हो, इसकी जांच हो और उसके बाद इसे विश्व बिरादरी से अलग थलग कर दिया जाए। परंतु इसके पहले यह जानना आवश्यक है कि चीन विश्व का सशक्त, महाजन और दूसरों की भूमि हड़पने वाला देश कैसे बना। दरअसल शीत युद्ध काल में रूस को रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियों ने चीन को एक मोहरा समझकर उसे प्रोत्साहित किया। अभी आपको मैं बता दूं शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों शीत युद्ध का मतलब ये होता है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, हथियारों के माध्यम से, परमाणु बम के माध्यम से जो भी लड़ा गया कई देशों के साथ, उसके बाद शीत युद्ध का मतलब होता है ना जुबानी जंग। जुबान से ही कह देना मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, मैं इनके साथ हूँ, मैं फलाने के साथ हूँ, वो होता है शीत युद्ध या वाक युद्ध। ठीक है। परंतु ये देश नेपोलियन के शब्द भूल गए कि चीन एक सोता हुआ ड्रैगन है, इसे जगाना मत वरना सारे विश्व को झकझोर देगा। वास्तव में चीन यह समझ चुका था कि रूस की क्रांति करने के हथकंडे विफल हुए और उसे ले डूबे, इसलिए सैनिक क्षमता के साथ साथ आर्थिक शक्ति बनाना भी उसके लिए आवश्यक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई देशों की जो नीतियाँ, जो तरक्की बहुत उम्दा थी, बहुत ही प्रभावशाली थी, पर वो किस कारण डूब गए। इस वजह से दोस्तों चीन ने पहले जिन कारणों की वजह से वो देश पूरी तरह से डूब गए, उन पिलरों को इसने मजबूत किया कि भविष्य में यदि कभी ये स्थिति बनानी हो तो कम से कम मेरे हालात सही हों। ठीक है, ये कमियां ना हो। इसी क्रम में लोभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन को उत्पादन के लिए अपनी कर्म भूमि बनाया। आज जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मेक इन इंडिया की वो एक तरह का प्रयास करते हैं अपने देश को, एक कह सकते हैं ज़मीन, उन देश को मार्केट, ज़मीन, पानी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, निवेश करिए, कंपनियाँ खोलिए, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो हमें दीजिए, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार दीजिए, हमारे यहाँ का तकनीकी बढ़े। ठीक है, तो ऐसा चीन ने पहले किया था। चीन में मजदूरों को कोई अधिकार तो है नहीं, सो उन्हें वहाँ भरपूर मुनाफा कमाने का मौका दिखा। उन्हें हड़ताल का डर भी नहीं था, पर वे यह भूल गई कि इस प्रक्रिया में चीन को एक आर्थिक शक्ति बना रही है। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ देश में क्या है कि मजदूर यूनियन होता है, ठीक है, बना के कंपनियों को स्थगित कर देना, उनका बहिष्कार कर देना, धरने पे बैठ जाना निश्चित काल के लिए। उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, कई सारी कंपनियां तो हमेशा के लिए बंद हो जाती, इतना ज़्यादा घाटे में चली जाती हैं कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से। पर दोस्तों चाइना में ऐसा नहीं है। यू डोंट हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंपनी गवर्नमेंट। तो आपको अधिकार है नहीं है कि आप किसी कंपनी या वहाँ की सरकार के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करें। इसलिए कई सारे फैक्टर हैं जो भारत से अलग बनाता है चाइना जैसे देश की पृष्ठभूमि
और वहाँ विदेशी कंपनियों के लिए फलने फूलने की जगह। हमारे यहाँ क्या है, यदि कोई आजमगढ़ में या फिर बिहार के उन संवेदनशील इलाकों में जहाँ पे नक्सली हैं, छत्तीसगढ़ के जो बहुत ही सेंसिटिव जोन हैं, ठीक है, यदि वहाँ पे यदि कोई कंपनी बनानी जाए, क्योंकि देखो भैया शहर के बीचों बीच तो कोई कंपनी बैठाएगा नहीं। जो भी बंदा कंपनी बैठाएगा सबसे पहले उसे एक अलग वातावरण चाहिए, ठीक है, पानी की व्यवस्था हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो, और कुछ पॉल्यूशन भी निकल सकता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बस्ती से, शहरों से दूर उसका निर्माण होगा। पर हमारे यहाँ क्या होगा ना, कम से कम 100 लोग तो ऐसे पहुँच जाएंगे, फलाने गुंडा हैं, फलाने एरिया के, हमको हफ्ता दो, हम फलाने मिनिस्टर हैं, तो फलाने कंपनी की ये हैं, फलाने राजनीतिक संगठन पार्टी के अध्यक्ष से भाई के नाना के चाचा के पोते हैं, ऐसे तमाम तरह की बातें हैं। तो उन्हें पता है कि यहाँ पे सरवाइव करना भारत जैसे देश में बहुत ही कठिन है, और भारत जैसे देश में मोनोपोली भी बहुत है। यहाँ कुछ गिने चुने लोग हैं, टाटा बिरला जैसे लोग, जो बाहरी लोगों को यही खदेड़ देते हैं, कितना भी मोदी कर ले, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया। यदि अपनी नीतियां नहीं बदली तो चीन चंद कट्टर आतंकी देशों से साठ गांठ कर दुनिया को आर्थिक और मानसिक दास बनाने की स्थिति में पहुंच सकता है। चीनी युद्ध सामंत माओ ने 1949 में ही चीन को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखना प्रारंभ किया था, उसे अब सी जिनपिंग सरकार साकार करने का भयंकर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, यदि इसे भयंकर जैसे शब्दों से न कहा जाए तो आप ही सोचिए, भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, वहाँ पे तमाम देशों की भूमि को पट्टे पे 100 साल के लिए, 50 साल के लिए चाइना जैसे देश ने खरीद लिया है। ठीक, आखिर क्या उद्देश्य है उसका? भारत जैसे देश को एक तरह से घेरने का प्रयास कर रहा है, और कुछ जगहों पे तो वो अपना सैन्य पूरा कह सकते हैं बेस बना रहा है, कैंप बना रहा है अपने सैनिकों के लिए, सैनिक अड्डा का निर्माण कर रहा है। और कई ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से प्रताड़ित हैं, डरे हुए हैं, उनका इस प्रकार से शोषण कर रहा है। जैसे मैं बात करूं तिब्बत जैसे देश के संबंध में, ठीक, ताइवान के देश के बारे में, आपका मतलब उसके जो इर्द गिर्द देश हैं वो पूरी तरह से प्रताड़ित हैं। कहीं उसकी ज़मीन ले लिया तो कहीं उसकी स्वतंत्रता ले लिया है, कहीं कहीं तो यही तय करता है कि तुम्हारी सरकार कैसे चलेगी, कौन होगा। ठीक है, तो ये इनका दखल अंदाजी किसी भी देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से हस्तक्षेप करते हैं। चीन ने पहले अपने पड़ोसी देशों की ज़मीनें हथिया कर अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, फिर अविकसित देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने जाल में फंसाना शुरू किया। तिब्बत पर सबकी चुप्पी, और नेहरू काल में भारत द्वारा चीन को हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में समर्थन का मुआवजा तो भारत ने भुगता ही, पर बाकी विश्व भी सोता रहा। पाकिस्तान जो शुरू से ही चीन का एक प्रांत बनकर रहा। तालिबान और अलकायदा के उद्भव के बाद चीन ने अपना ध्यान उधर लगाकर कट्टरपंथियों को मौसेरा भाई बना लिया। इसका सबूत है उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार, इस पर इस्लामी मुल्कों की चुप्पी और संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनकी सांठगांठ। तो कई बार चाइना जैसा देश भारतीय परंपराओं, यहाँ की संस्कृतियों पर, भाईचारे पर आरोप लगा चुका है कि यहाँ पर किस प्रकार से दमन किया जा रहा है मुसलमानों के अधिकारों का, मुस्लिम महिलाओं का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। यहाँ पर एक तरह से देखेंगे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको हाशिए पे चढ़ाया जा रहा है। पर क्या कोई मुस्लिम कंट्री ये पूछा कि नहीं भैया, आपके यहाँ जो एक गैर मुसलमान है, जो आप पूरी तरह से तो कैंप बना के रखे हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि ये यातनाओं का शिविर है, ठीक है, ऐसी कोई आज़ादी नहीं है। जिस तरह से भेड़ बकरियाँ एक बाड़े के अंदर रखी जाती हैं, उसी प्रकार से वहाँ के उइगर मुसलमानों को रखा जाता है। पूरी दुनिया में किसी ने कभी वैश्विक मंच से जाकर इस बात को खुला बोला है क्या? कोई नहीं बोलेगा। आप एक उदाहरण लीजिए ना, आपके गांव में मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, प्रभावशाली है, पूरा राजनीतिक आदमी है, मतलब एक बार चुटकी मारा तो 10 कांस्टेबल पुलिस उसके दरवाजे पर आ गए। यदि वो थोड़ा मोड़ा गलत भी करेगा ना किसी दूसरे के खिलाफ़, तो आप में दम नहीं है आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा दें। तो यही चीज़ है आज, ठीक है।
चीन ने इन सबके साथ मिलकर शतरंज की एक बिसात बिछाई। चीन इस समय उदारीकरण का लाभ उठाकर सांस्कृतिक और शैक्षिक साम्राज्यवादी बनने का भी प्रयास कर रहा है। शिक्षा के निजीकरण से पैसे का जो लोग पश्चिम की शिक्षा से संस्थानों में आया, उसमें मौका देकर चीन ने अपने लाखों विद्यार्थी वहाँ भेज दिए। यही नहीं, उसने कई विश्वविद्यालयों में अपने पैसे से चेयर स्थापित करवाएं और कई देशों में सांस्कृतिक केंद्र भी खोलें। लोग समझते रहे कि चीन उदारीकरण के रास्ते पर है, परंतु वे चीन के असली मंसूबों को समझने में असफल रहे। सच्चाई तो यह है कि चीन साम्यवादी अधिनायकवाद में कोई भी विद्यार्थी या शिक्षक बिना साम्यवादी दल की अनुमति के विदेश नहीं जा सकता। जिन्हें बाहर भेजा जाता है उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। मज़े की बात यह है कि चीनी सरकार खुद अवैधानिक तौर पर भी अपने नागरिकों को इन देशों में भेज रही थी। 1949 में जो चीनी माओ के डर से पलायन कर गए थे, वे भी बाद में चीनी सरकार के समर्थक और प्रशंसक बन गए। आप देख सकते हैं कि बता दें, बहुत पहले से चाइना जैसे देश के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ लिखी गई हैं और ये तरह से लोग इसके बारे में जानते थे। पर दोस्तों, किस प्रकार से इसने अपनी नीतियों में बदलाव करके, पर जो उसका उद्देश्य था वही था, पर उसको छुपा के दूसरे रास्ते से उसे पूरा करने का जिस तरह से इन्होंने एक रणनीति बनाई, वो उम्दा थी। और अन्य देश ये सोचते रहे, अरे भैया उदारीकरण हो रहा है, जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता रहा, अपना दमखम वो आए दिन अपने पड़ोसियों को दिखाता रहा। उसका उद्देश्य एक ही था, आर्थिक और भौगोलिक विस्तार। इन सभी तैयारियों के बावजूद चीन यह समझ चुका था कि केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति के आधार पर ही विश्व में अपना वर्चस्व नहीं जमा सकता। ट्रंप के काल की अमेरिका की आर्थिक नीतियों ने इस धारणा को और मजबूत किया। तब चीन के आजीवन सम्राट जिनपिंग ने एक नया पासा फेंका। आज ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं कि 1999 से ही चीन जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा था। पश्चिमी ताकतें और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जाने अनजाने इसमें भी चीन की मदद कर रही थीं। इसका जीता जागता प्रमाण है वुहान की वो प्रयोगशाला, जिसे स्थापित करने में उन्होंने चीन की मदद की और वहाँ पर किए जा रहे शोध को बढ़ावा दिया। इस बाजी को जीतने के लिए चीन ने 3 चालें चली। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो वायरोलॉजी प्रयोगशाला के नाम से वुहान सिटी में बनाया गया है। अब वहाँ पे दोस्तों कई देशों ने वहाँ पे फंडिंग किया है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो देशों ने फंडिंग किया वो गलत है। उन्होंने तो ये सोचा कि मानव जाति की भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए कुछ नए तरीके से तकनीक विकसित की जा रही, पर उन्हें कहाँ पता था कि दुनिया की आड़ में, उनकी आँखों में मिट्टी, पानी, धूल झोंक कर ये किसी अन्य चीज़ का निर्माण कर रहा है कि पूरी मानव जाति को ये निगल जाए। सबसे पहले उसने कई देशों में साम्यवाद समर्थक अपने प्यादों को आगे बढ़ाया है। यह आशंका है कि अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे कई देशों में हुई हिंसा के पीछे चीन समर्थक तत्व हो सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की मदद से कट्टर धर्मावलंबियों ने भी चीन का साथ दिया। दूसरा पासा चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का झांसा दिखाकर किया। कभी दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत भेजे, कभी ताइवान और जापान के पास लड़ाकू विमान, कभी अमेरिका को धमकी दी, कभी लद्दाख और गलवान में उपद्रव किया। सारी दुनिया के राजनीतिज्ञ और मीडिया यही कहते रहे कि युद्ध होने जा रहा है। अंदेशा है कि इसी दौरान चीन ने चुपचाप कोरोना का जैविक हथियार छोड़ दिया। तब तक विश्व को यह समझ आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही सारे देश मिल के प्रतिबंध की बात करते हैं कि चाइना जैसे देश के ऊपर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जितना हो सके, जिसके माध्यम से इसको पंगु बना दिया जाए, तमाम तरह के इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाए। दोस्त, वैसे ये खड़ा होता है और किसी पड़ोसी मुल्क के ऊपर जाके कहता कि भैया हम तुमसे युद्ध करेंगे, ये हमारी ज़मीन है। झूठा। ये इसलिए करता है क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी बिरादरी की नज़र अब उस जो मुख्य मुद्दा था उसको भूल कर अब 2 देशों के बीच की जो युद्ध की रणनीति बनती जा रही है, जो अखाड़ा बनता जा रहा है, उस पर दुनिया चर्चा करे और कम से कम 6 महीने तक यहीं फर्जियापा करेंगे, है भैया चलो अपनी ज़मीन दो, लद्दाख हमारा है, फलाना हमारा है, कश्मीर हमारा है। वो सारे देशों का ध्यान दूसरी तरफ खींचने का प्रयास करता है। इस चीज़ को समझने का आप लोग प्रयास करिए।
यदि चीन की हरकतों के लिए उसे तुरंत सबक नहीं सिखाया गया तो विश्व का क्या हाल होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले चीन का आर्थिक और वैज्ञानिक बहिष्कार करना होगा। क्या अमेरिका और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? दूसरा, चीन के सभी पड़ोसी देशों को उसकी विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध आपस में मिलकर उसे वापस चीन की दीवार के अंदर भेजना होगा, जो कि उसकी मूल सीमा है। तीसरा, आतंक को बढ़ावा देने वाले उद्योगों को आर्थिक और सैनिक दोनों ही प्रकार से ध्वस्त करना होगा। चौथा, चीन की जनता को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से अवगत कराना होगा, जिससे वे साम्यवादी फांसीवाद से मुक्ति पा सकें। साफ है कि जिन शक्तियों ने ड्रैगन को जमकर सारे विश्व को आतंकित कराया, आज उन्हीं शक्तियों की यह जिम्मेदारी है कि चीन को उसकी औकात दिखाए। चीनी सेना को गलवान में पीटकर कई चीनी ऐप बंद कर भारत ने विश्व को एक रास्ता दिखाया है। विश्व को यह समझ लेना चाहिए कि चीन का इलाज गांधीवाद से नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र से ही किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।